जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे हम जो रीट प्री एग्जाम होता है 2022 में। उसमें लेवल 1 का एक पेपर है और लेवल 2 के 3 पेपर हुए थे। तो इन चारों पेपर को देखेंगे हम और लगभग ये 120 प्रश्न के आसपास होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। पहला प्रश्न अपने निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? कौन सी स्थिति है जो समायोजन को बढ़ावा देती है? चिंता, तीव्र चिंता, बीमारी का डर, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच या विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो ये तीनों जो है चिंता, डर, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, ये तो कुसमायोजन को बढ़ावा देती है। तो समायोजन को बढ़ावा कौन सा देता है? विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, ये समायोजन को बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 2 है प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? जो प्रतिभाशाली बालक है उनके क्या लक्षण होते हैं? तो अभिव्यक्ति में नव्यता, तो ये लक्षण होता है। जिज्ञासा, ये भी होता है। वार्तालाप प्रियता, तो ये जरूरी नहीं ये होता है, तो ये लक्षण नहीं है इसका। और अति सक्रियता, ये भी नहीं होता है। इसमें एक वाला और दो वाला दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन अपना बी वाला सही हो जाएगा इसमें, अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा। फिर ये प्रश्न नंबर 3 है बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने, टर्मन ने, बिने ने या गोल्टन ने? तो ये फॉर्मूला दिया था सबसे पहले विलियम स्टर्न ने दिया था और उसके बाद उसमें सुधार करके टर्मन ने भी दिया था। तो इसमें जो उत्तर है वो बोर्ड में दोनों माना है, विलियम स्टर्न भी माना है और टर्मन भी माना है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 4 अपना सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित होती है? अति सक्रियता से होती है, कम बोधगम्यता से होती है, अभिसारी चिंतन से होती है या अपसारी चिंतन से होती है? तो सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनमें होता है अभिसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता के लिए क्या होता है? अपसारी चिंतन। प्रश्न नंबर 5 है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा है स्किनर की, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 6 कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो यह अधिगम का कौन सा प्रकार हो जाएगा? नकारात्मक, द्विपक्षीय या शून्य या सकारात्मक स्थानांतरण? तो ये हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा जो अधिगम उसका। फिर प्रश्न नंबर 7 एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाएं होना कहलाता है। तो दो विपरीत इच्छा जिसमें जो निर्णय नहीं ले पाता है उसको कहेंगे हम द्वंद्व। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 8 है रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसे ग्रेड बहुत कम है। मतलब पढ़ने में, वर्तनी में और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड कम है। उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है। किस प्रकार की बीमारी है उसमें वो उसकी संभावना अधिक है। तो डिसकैल्कुलिया है, तो डिसकैल्कुलिया में गणितीय संबंधी विकार है, तो गणित में तो अच्छा है, तो ये तो नहीं हो सकता। डिसग्राफिया, इसमें लेखन संबंधी विकार है, तो ये भी उसका दोष नहीं है। और डिसलेक्सिया होता है, इसमें पढ़ने से संबंधित विकृति होती है, तो ये पढ़ने संबंधी उसको दिक्कत है, तो ये इसमें डिसलेक्सिया वाला ऑप्शन जो है सी वाला ये सही हो जाएगा। और डिसफेजिया ये भी जान लेते हैं। तो डिसफेजिया में क्या होता है? बोलने से संबंधित विकृति होती है। फिर प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करती है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। तो इसमें तो बाह्य अभिप्रेरणा है क्योंकि माता पिता से उपहार प्राप्त करना चाहती है। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकेगी, इसमें भी बाह्य अभिप्रेरणा है। फिर सी वाला ऑप्शन है इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है, तो ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। फिर डी वाला ऑप्शन है मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है, तो जो अंदर से रुचि है तो वही उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी, तो उसका ऑप्शन डी वाला ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो इसमें
थॉर्नडाइक इन्होंने किया है, स्किनर ने भी किया है और कोहलर ने भी किया है। इन तीनों ने तो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये BS ब्लूम है, इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, जिसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसका ऑप्शन ए वाला सही है। फिर प्रश्न नंबर 12 है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित घंटे हैं। तो ये तो कितनी बार रिपीट हो चुका प्रश्न, और इसका आंसर है ऑप्शन सी 45 घंटे। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, मतलब उसकी विशेषता नहीं है? तो विश्वसनीयता होती है, वैधता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, ये अभिक्षमता नहीं होती, तो ये विशेषताओं से भिन्न है। तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, फिर शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? क्या है प्रश्न कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो शिक्षार्थी केंद्रित है तो उसमें केंद्रित कौन होना चाहिए? बच्चा ही होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम ही शिक्षार्थी केंद्रित है। प्रश्न नंबर 15 है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो उनकी बाहरी अभिप्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन करने की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो इसका ऑप्शन डी वाला ये सही हो जाएगा, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। फिर प्रश्न नंबर 16, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही है, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। प्रश्न नंबर 17 है, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक शिक्षक क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए सुविधादाता, फैसिलिटेटर। तो ऑप्शन बी वाला इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन है, उसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका ऑप्शन डी वाला सही होगा, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो ये डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, कौन सी परिस्थिति उत्पन्न करता है? चिंतनशील शिक्षक व्याख्यान सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, या फिर छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। वो ऐसी स्थिति रखता है कक्षा में कि इसमें शिक्षक और छात्रों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। प्रश्न नंबर 20 है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किससे की ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। फिर प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो समीप दूराभिमुख दिशा, तो मतलब समीप से दूर की तरफ दिशा, तो इसके लिए क्या होगा? ए के लिए होगा डी, मतलब समीप से दूर मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, तो ये होगा समीप दूराभिमुख दिशा। फिर ये सिर पदाभिमुख दिशा, मतलब सिर से पैर की ओर, तो इसका हो जाएगा ए वाला राइट, है सिर से पैर की ओर। फिर अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं मतलब सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो ये इसका हो जाएगा बी, विभिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं, मतलब उनकी जो विकास है वो अलग अलग प्रकार से होता है सब में। फिर अंतरावैयक्तिक विभिन्नताएं, तो इसका सी वाला हो जाएगा, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। इसका ऑप्शन ये सी सही है, तो इसमें पहला वाला इसमें मैच हो रहा है, तो ये ए वाला सही है। फिर प्रश्न नंबर 22 है, खाली जगह है, तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो विकास, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विकास तब होता है या होती है, मतलब विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं।
23 बोनस है। 24 क्वेश्चन है, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति और पोषण विवाद किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुवांशिकी एवं वातावरण से। प्रकृति पोषण विवाद अनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? यह समझना जरूर नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सा असत्य वो पूछा है? तो यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो ये तो असत्य कथन हो गया। और बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है, यह सत्य है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, तो ये भी सही बात है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए वाला जो यही गलत है। तो इसमें चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा, केवल ए। प्रश्न नंबर 26 है, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि क्यों ध्यान रखना चाहिए? तो इसका ऑप्शन डी है, समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 27 है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष में होगी, मतलब उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको बताइए, MA/CA गुणा 100। उसमें इसमें 16 वर्ष उसकी क्या दे रखी? 16 वर्ष उसकी आयु है और उसकी मानसिक आयु नहीं दे रही है। तो मानसिक आयु की जगह x लगा के x/16 इंटू 100 करके इसका आंसर हम निकालेंगे। तो इसका आंसर आएगा 12। उसकी मानसिक आयु क्या हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। फिर प्रश्न नंबर 28 है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य क्या है? वो निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया है? तो यह सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। इसका डी वाला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। तो इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। और इसका अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 और ये प्रतिभाशाली बुद्धि की 140 है। और क्रो के अनुसार अगर पूछे तो उसमें 130 इसका आंसर सही होगा। इसमें जनरल सामान्य पूछा है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसका आंसर 140 ये सही है। अगर क्रो के अनुसार पूछेंगे तो उसमें 130 आ जाएगा। तो ये था अपना लेवल 1 का जो पेपर था उसका अपने साइकोलॉजी 30 प्रश्न देख लिए। अब हम आगे देखेंगे लेवल 2 के जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसके 30 क्वेश्चन। तो ये है अपना लेवल 2 का जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था साइकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट। इसके 30 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं को से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उनसे वंचित बालक हैं उनको किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो अपराधी बालक तो ये तो नहीं होगा, विशिष्ट बालक ये भी नहीं होगा, पिछड़े बालक ये भी नहीं होगा। इसमें होगा मतलब उनको सुविधाएं नहीं मिली तो वो हो जाएगा प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा अपने प्रश्न नंबर 1 का आंसर। फिर प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? जिसमें व्यवहार करता है वो, मतलब व्यवहारात्मक लक्षण कौन सा है? तो इसमें आक्रामकता, असुरक्षा, चिंता, उदासीनता कौन सा होगा? इसमें आक्रामकता होगा। आक्रामकता ये ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व आंतरिक पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा, खेलकूद एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहते हैं। तो हमने इससे पिछले वाले में देखा ही है, प्रश्न में आया था वो। तो पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहेंगे? तो वो कहलाएगा डिसलेक्सिया। बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता या कल्पना। तो ये तो तीनों ही, प्रतिबिंबन, तर्क और कल्पना, ये अधिगम की प्रक्रिया है, परिपक्वता नहीं है। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 6, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, मतलब किसने पुरस्कार व दंड की अवधारणा दी थी, तो ये दी थी BF स्किनर ने। इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, सही है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, ये भी बात सही है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया, ये गलत है, अधिगम जन्मजात नहीं होता है, तो ऑप्शन इसका डी ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको क्लासिकल कंडीशन थ्योरी भी कहते हैं, अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है, तो किसके द्वारा समझाता है, तो वो साहचर्य के माध्यम से समझाता है, इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है, संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णनात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण या मनोगत्यात्मक शिक्षण, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वर्णनात्मक शिक्षण। फिर आगे प्रश्न नंबर 10 है, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता, आगे थोड़ा कटा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, विधि को कहा जाता है, मतलब नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचना विधि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, मस्तिष्क विप्लव युक्ति, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति या अन्वेषण युक्ति, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला से हो जाएगा मस्तिष्क विप्लव युक्ति। फिर प्रश्न नंबर 11 है, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, प्रशंसा तथा आलोचना या आकांक्षा स्तर या अंतर्वैयक्तिक समायोजन, तो ये इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं है, अंतर्वैयक्तिक समायोजन से संबंधित नहीं है। जो कक्षा में अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका है वो प्रगति तथा परिणाम से संबंधित है, प्रशंसा और आलोचना से भी संबंधित है और आकांक्षा स्तर से भी संबंधित है, अंतर्वैयक्तिक समायोजन से वो संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया गया, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जोसेफ डी नोवॉक। अवधारणा मानचित्र किसने दिया था, जोसेफ डी नोवॉक, इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, तो सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, वो भी सही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, ये बात भी सही है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 48 घंटों का कार्य, ये सही नहीं है, क्योंकि न्यूनतम कितने बताए हैं, 45, मतलब 45 घंटे कार्य है अध्यापक के लिए, तो ये 60 घंटे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही होगा, इन्होंने योगदान नहीं दिया। कर्ट लेविन, BR बंकिंगम और स्टेफन M कोरे, इन तीनों ने क्रियात्मक अनुसंधान में योगदान दिया था, तो स्टेफन M कोवे है ये और स्टेफन M कोरे है, तो ध्यान रखना कोवे जो है उन्होंने नहीं दिया है। कर्ट लेविन, BR बंकिंगम और स्टेफन M कोरे, इन कोरे ने तो दिया है, कोवे ने नहीं दिया है, तो ये सी वाला सही हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा ही अंतर इसमें कोवे है, इसमें कोरे है, तो अपना कौन सा है कि किसने योगदान नहीं दिया, तो स्टेफन M कोवे ने योगदान नहीं दिया क्रियात्मक अनुसंधान में। प्रश्न नंबर 15 है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार का मापन है जो शिक्षा मनोविज्ञान में उसका न्यूनतम प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा आनुपातिक मापनी, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है, तो उसका मुख्य दर्शन क्या है, तो ये तो क्वेश्चन देखते ही मालूम चल जाएगा, इसका मुख्य ध्येय वाक्य भी यही था कि शिक्षा बिना बोझ के, मतलब बिना बोझ के सीखना, बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, तो जुड़ा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन या फिर समवयस्क समूह का अध्ययन, तो ये डी वाला इसका सही हो जाएगा, समवयस्क समूह का अध्ययन। प्रश्न नंबर 18 है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उसकी दैहिक व्यक्ति में जो दिखाई देने वाली मनोवैज्ञानिक विशेषता है उसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है, वो कहलाता है फिनोटाइप, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न नंबर 19 में, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जैविक। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो किसने मतलब बाल विकास के सिद्धांत नहीं दिए हैं? जीन पियाजे इन्होंने दिया है, अब्राहम मैस्लो इन्होंने नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेव वायस्गोत्स्की और अल्बर्ट बांडुरा। तो जीन पियाजे, अल्बर्ट बांडुरा और लेव वायस्गोत्स्की इन्होंने तीनों ने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी इसका ये सही है। प्रश्न नंबर 21 है, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। जो स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो आधारभूत रूप से किस प्रकार से होती है? तो अधिगमित होती है, अधिग्रहित होती है या सांस्कृतिक होती है? तो वो विभिन्नताएं होती है उनकी जन्मजात होती है, उसमें जन्म से उसमें ये विशेषता होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 22, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? मतलब किसने जो व्यक्तित्व का कोई भी सिद्धांत नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बी एफ स्किनर। इन्होंने व्यक्तित्व से संबंधित कोई भी सिद्धांत नहीं दिया है, किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने नहीं किया है। प्रश्न नंबर 23 है, हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है? जिसे हम शॉर्ट में अक्सर पढ़ते हैं कि मार्गे और मुरे और मॉर्गन इन्होंने कौन सा परीक्षण निर्मित किया है? तो इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, जिसे टीएटी टेस्ट भी हम कहते हैं, टीएटी भी कहते हैं शॉर्ट में, तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, एक बालक की दृष्टि से कौन सा कारक एक बालक की एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो पोषण तो प्रभावित करेगा उसकी वृद्धि को, स्वास्थ्य ये भी करेगा, निद्रा ये भी करेगा क्योंकि नींद भी से भी उसका वृद्धि प्रभावित होगी, अधिवास मतलब जहाँ पे रहता हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, तो ये ऑप्शन डी वाला इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि नोम चॉम्स्की भाषा विकास के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ए इसका सही है। फिर ये प्रश्न नंबर 26, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सामयिक बुद्धि ये संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 27 है, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी वही सृजनात्मकता कह लीजिए, तो इसका ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर डी, अपसारी चिंतन। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? तो मानसिक विमंदित पद है उसको किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, मतलब उसको और क्या कह सकते हैं? तो बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन या बौद्धिक प्रतिकूलता, तो उसको कह सकते हैं बौद्धिक अयोग्यता। मानसिक विमंदित मतलब वो बौद्धिक अयोग्य है, ये ऑप्शन ए वाला इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, व्यक्तित्व के सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो स्थिर, स्थायी, अनूठा ये तो तीनों होते हैं, सामान्य ये नहीं है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इसका अंतिम प्रश्न है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त अवाचिक परीक्षण है? कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अपना स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो ये अपने 30 प्रश्न देख लिए। अब हम देखेंगे जो शिफ्ट 3 में हुए थे लेवल 2 का, तो उसके साइकोलॉजी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा जो लेवल 2 के लिए शिफ्ट 3 में हुआ था पेपर वो, तो शुरुआत कर लेते हैं इसकी भी। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? क्रेटिनिज्म, एडीएचडी, ऑटिज्म और डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता का, तो इसका ऑप्शन सी वाला सही होगा इसमें, क्योंकि इसमें पढ़ने से संबंधित विकार अपने इस प्रश्न में पहले देख भी लिया हमने, तो इसका ऑप्शन सी वाला ये सही हो जाएगा, अधिगम अक्षमता इसी में है। प्रश्न नंबर 2 है, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? मतलब कौन सा प्रकार का कुसमायोजन इसमें हम निर्णय नहीं ले पाते, तो ये द्वंद्व में, मतलब इसमें निर्णय में कटने आती है, तो ये द्वंद्व, ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, जेफी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सी गिलफोर्ड ने उसकी विशेषता नहीं बताई है? तो चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में मौलिकता और चिंतन में लचीलापन। तो समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में मौलिकता और चिंतन में लचीलापन ये तीनों तो होती है, चिंतन में समानुभूति ये उसने विशेषता नहीं बताई, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 4, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं डाउन संलक्षण।
प्रश्न नंबर 5 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? तो पाठ्यक्रम की समृद्धि, श्रेणी उन्नति, विशेष कक्षाएं, ये तीनों हो जाएगा। इसको ऑप्शन बी ये नहीं होगा। उपचारात्मक शिक्षण तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक नहीं होता है, तो बी इसका ये सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 7 है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये हम जानते हैं, ये दिया था कोहलर ने, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्फगैंग कोहलर। प्रश्न नंबर 8 है, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तो समस्या समाधान उपागम है, उसका अंतिम चरण कौन सा है? तार्किक क्रम का अनुसरण है, संपत्ति या नियमों का ज्ञान है, क्रियाविधि का प्रदर्शन है, या फिर निष्पादन का सत्यापन है? तो अंतिम जो चरण है वो है निष्पादन का सत्यापन। प्रश्न नंबर 9 है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तो उसने थॉर्नडाइक के प्रमुख 3 नियम कौन से थे, मुख्य नियम? तो वो थे तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, ये तीनों तो थे। साहचर्य का नियम ये नहीं था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो शिक्षण के स्तर कौन कौन से? तो बोध स्तर भी होता है, स्मृति स्तर भी होता है, चिंतन स्तर भी होता है, ये प्रदर्शन स्तर ये नहीं है, तो ऑप्शन बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है? तो ये हमको सबको पता है, ये है सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, सही है। प्रश्न नंबर 13 है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? जो अभिप्रेरणात्मक चक्र है उसके 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तो उसके लिए है नीड, ड्राइव एंड इंसेटिव, मतलब ऑप्शन बी, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, ये बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? बाह्य प्रेरणा कौन सी? तो उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर या पुरस्कार। तो इनमें ऑप्शन देखते ही मालूम पड़ रहा है अपने को, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पुरस्कार, क्योंकि यही बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15 है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो विश्वसनीयता, ये तो होनी चाहिए, मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठता, वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण के लिए आवश्यक नहीं होता है, तो ये बी वाला इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया है? तो एनसीएफ 2005, तो मालूम ही है, इसका आंसर बी हो जाएगा 2005 में। 17 नंबर प्रश्न का बोनस है। फिर 18 है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है रूपांतरकारी, मतलब जो त्वरित समस्या है उसका निदान करना, ये तो रूपांतरकारी इसका ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं एलील, ऑप्शन सी वाला ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? फैलिक अवस्था, एनल अवस्था, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था या लेटेंसी अवस्था। तो फैलिक अवस्था, एनल अवस्था और लेटेंसी अवस्था, ये तीनों होती है, इसमें डी वाला नहीं होगा, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा, आत्मसात्मकरण और व्यवस्थापन, ये तीनों उससे संबंधित है, अधिग्रहण उससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्ट जे हेविंगहर्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग, एलिजाबेथ हर्लॉग और या फिर लेव वाइस्कोस्की, तो इसका बी हो जाएगा लॉरेंस कोलबर्ग। प्रश्न नंबर 23 है, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है? संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर या अभिक्षमता में अंतर, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, अभिक्षमता में अंतर। प्रश्न नंबर 24 है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका देश के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है? तो स्वभावगत प्रवृत्तियों में या व्यक्तित्व की प्रकृति में, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके या फिर आदत निर्माण, तो
तो बाल विकास में वातावरण की भूमिका आदत निर्माण के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 25 है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास परिपक्वता सीखने का परिणाम है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। तो कौन सा सत्य नहीं है? इसमें ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये इसका सत्य नहीं है। फिर आगे प्रश्न नंबर 26, कौन सी व्यक्तित्व परीक्षण की निदान के लिए वैध है? कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? तो यह है MMPI, इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 27 वाला बोनस है। प्रश्न नंबर 28 वापिस, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? तो बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी है, भाटिया बैटरी, ये बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। प्रश्न नंबर 30 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता या शील गुणों का अंतर संबंध। तो इसमें होता है, इसमें बी वाला ये सही हो जाएगा, ये सत्य नहीं है, अधिगम समानता। बाकी ये तीनों होती है सामान्य संभाव्यता, विचलनशीलता और शील गुणों का अंतर संबंध। तो बी इसका सही होगा। और 30 प्रश्न नंबर है, ये बोनस है इसमें। और अब हम देख लेते हैं अपना चौथा जो लास्ट पेपर होता शिफ्ट 4 में, उसको हम देख लेते हैं। यह है शिफ्ट 4 में जो हुआ था रीट लेवल 2 का अंतिम, इसके 30 प्रश्न है जो साइकोलॉजी को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, परीक्षण की डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। मतलब दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। तो क्या है उसमें? तो ये हो जाएगा विश्वसनीयता। मतलब जो विश्वसनीय है तभी उसमें दोनों में जो लब्धांक प्राप्त है वो संगत है। तो इस ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये तो पता ही है सबको, अपने अधिनियम 2009 है। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि, क्या ध्यान रखना चाहिए? तो वो बी वाला इसका हो जाएगा, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं उनके लिए अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे, ये शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना क्या कहलाता है? से सीखना है तो क्या है वो? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। जो पारितोषिक और दंड से सीखना वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? एक समस्या की अवधारणा, ये है संशोधन शोध कार्य, आधार सामग्री एकत्र करना, ये भी है। गतिशील दृष्टिकोण इसके लिए आवश्यक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका ये सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 6 है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। शरीर की प्रवृत्ति की स्थिर अवस्थाएं बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समस्थिति। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वो बच्चों के आसपास रहना पसंद करती हैं और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की? तो उसकी ये प्रेरणा कहलाएगी आंतरिक। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। किस प्रकार पहचान करें? क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? तो माता पिता की राय को प्राथमिकता देनी चाहिए, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा परिणाम को प्राथमिकता देनी चाहिए, या फिर सामुदायिक दृष्टिकोण को देनी चाहिए, या फिर शिक्षकों को राय को देनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा परिणाम है उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। तो फ्रायड के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से? तो इदम, अहम और परा अहम, मतलब ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? मतलब जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। तो ये कहा गया है
डार्विन के द्वारा। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 11, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? नहीं है पूछा इसमें, तो समेत प्रेरक की स्थिति ये है, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति ये भी है, औपचारिक प्रचालन ये भी है, चक्रीय चरण ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। मतलब सूचनाओं को संसाधित कर रहा है और जो मस्तिष्क में चलता है उसको क्या कहते हैं? तो अधिगम कहते हैं, मानसिक कल्पना कहते हैं, विचारण कहते हैं या संकल्पना कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन सी विचारण, मतलब थिंकिंग। तो इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, आसान जीवन शैली। कीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना और पठन करना, ये तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन सी इसका ये हो जाएगा, आसीन जीवन शैली। प्रश्न नंबर 14 है, आत्मसात्करण है क्या है? तो वो है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, ये आत्मसात्करण कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। तो 3 प्रमुख आधार क्या है? शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा क्रियाविधि, शिक्षक महत्व, शिक्षक या वस्तुनिष्ठता। तो ये इसका ऑप्शन ए ही सही है, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम, ये शिक्षा के प्रमुख 3 आधार है। डिसलेक्सिया कहते हैं, तो ये तो आ गया, 2-3 बार रिपीट हो गया। क्या क्वेश्चन क्या होगा इसका उत्तर होगा पढ़ने में कठिनाई। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फार्मूला ऑफ आईक्यू, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो MA/CA गुणा 100। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्तिगत इतिहास ये तो है, साक्षात्कार तकनीक ये भी है, वस्तु सूची तकनीक ये भी है, निर्धारण मापनी ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। व्यक्तित्व आकलन के लिए व्यक्तिगत विधि ये नहीं है, ये तीनों व्यक्तिगत है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? हल्की मंदता, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता, ये तीनों तो आती है, तीव्र मंदता नहीं आती। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 20, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह प्रेक्षित तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब कौन सी तकनीक प्रयुक्त किया जाता है? तो ये होता है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण में इसमें। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है, तो वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है उसके क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सूक्ष्म प्रणाली। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्तावित किया, मतलब किसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था? तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हावर्ड गार्डनर है जिसने बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो वो क्या है? मान्यता होनी इसके लिए जरूरी है, बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको कहता है अधिगम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल हैं शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, मतलब ये तीनों ही है। तो उपरोक्त सभी इसका डी वाला ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न नंबर 26 बोनस है। प्रश्न नंबर 27 है, RTE अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो ये तो रिपीट हो गया कितनी बार। प्रश्न नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 घंटे। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तंत्रिका तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियां, दैहिक संरचना या स्थितिजन्य संरचना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थितिजन्य संरचना ये नहीं है, जैविक निर्धारक इसका नहीं है। तंत्रिका तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियां और दैहिक संरचना ये तो जैविक निर्धारक हैं, डी ये नहीं है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, रूपांतर, जैसा पैदा होता है या प्रतिगमन।
तो कौन सा नहीं है, इसमें हो जाएगा प्रगति, ये नहीं है, आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 30 है इसका अंतिम प्रश्न इस पेपर का। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या लिया गया है, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा। तो ये जो आरटीई उसमें शिक्षा से अभिप्राय है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, तो ऑप्शन ए वाला इसका सही है। तो ये हो गए हमारे शिफ्ट 4 में जो हुए थे उसके 30 प्रश्न। तो हमने साइकोलॉजी के प्रश्न जो चारों पेपर थे वो देख लिए। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।